उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। विधानसभा चुनाव का दंगल इस बार सहज नहीं होगा। भाजपा सहित सपा, बसपा और कांग्रेस ने इस मिशन में ताल ठोक दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस बार के चुनाव में सपा और बसपा ब्राह्मण कार्ड खेलने जा रही है। बसपा ने इस मिशन में कदम रख दिया है, तो उधर सपा ने इसकी रणनीति तैयारी शुरू कर ली है। समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत बलिया से होगी, जबकि इससे पहले ही बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन शुरू हो चुका है। ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए समाजवादी पार्टी प्रदेश के हर जिले में प्रबुद्ध जन सम्मेलन करेगी। बसपा 2007 में भी ये कार्ड खेल चुकी है। तब नारा दिया गया था, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा। और फिर इस मिशन में बसपा को 51 ब्राह्मण उम्मीदवारों में से 20 को जीत मिली थी। मायावती चुनाव से पहले ही ब्राह्मण कार्ड खेलती हुए ये ऐलान कर चुकी है कि बसपा सत्ता में आती है तो भगवान परशुराम की सपा से भी ऊंची मूर्तियां लगवाई जाएंगी, पार्कों और अस्पतालों के नाम रखे जाएंगे। कहें तो ब्राह्मणों को जिस तरह से उन्होंने सताया था 2007 के पहले, और ब्राह्मण समाज ने उनकी सरकार को उल्टा करके बाहर कर दिया था, और इसीलिए क्योंकि उनको दलितों के सपने, ब्राह्मण समाज को ऊपर जो अत्याचार हुए थे, हत्याएं हुई थी, मारे गए थे, प्रताड़ित किए गए थे, बेइज्जत किए गए थे, तो अब वो अगर खाली दिखाने के लिए चल रहे हैं तो ब्राह्मण समाज बुद्धिजीवी समाज है, उसको मालूम है कि अब हमें किसके साथ जाना। यूपी की इस जंग में सपा भी बसपा की राह पर निकल गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 2 दिन पहले ही पार्टी के 5 दिग्गज ब्राह्मण नेताओं से मुलाकात करने पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में अखिलेश यादव ने आगामी विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण वोट बैंक को साधने को लेकर चर्चा की। वहीं सपा नेताओं ने प्रदेश में ब्राह्मण समाज के ऊपर हो रहे उत्पीड़न को लेकर इस बैठक में मंथन किया। इसके बाद अखिलेश यादव ने 5 ब्राह्मण नेताओं की एक कमेटी भी बनाई। ये कमेटी ब्राह्मण समाज के इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगी। उधर ब्राह्मण समाज को लुभाने की कोशिश में समाजवादी पार्टी प्रदेश में भगवान परशुराम की मूर्तियां लगवाने का ऐलान कर चुकी है। लखनऊ में तो 108 फुट ऊंची प्रतिमा भगवान परशुराम की लगाई जा रही है। उधर भाजपा कांग्रेस से जतिन प्रसाद को छीनकर अपने मंसूबे साफ कर चुकी है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी अपने यूपी दौरे के चलते कई ब्राह्मण नेताओं से भी मुलाकात कर चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में आबादी के लिहाज से नजर डालें तो भले ही ब्राह्मणों की संख्या 12% के आसपास है, लेकिन कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां ब्राह्मण मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव का गणित भी कुछ ऐसा ही है, जिसे देखते हुए अब तमाम पार्टियां इस कार्ड को खेलने के लिए चुनावी चौसर बिछा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। उत्तर प्रदेश
नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में 2022 यानी कि कुछ महीने बाद ही चुनाव होंगे विधानसभा के। उसमें हर की नजर है कि ब्राह्मण कार्ड, लगभग 12% ब्राह्मण मतदाता है, जिस पर बीएसपी, समाजवादी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस सबकी नजर है। ये इस वजह से कि 2007 में मायावती ने एक नारा दिया था कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। उसके बाद समाजवादी पार्टी, अभी ब्राह्मण सम्मेलन 23 अगस्त मंगल पांडे जी का जन्म दिवस है, उस दिन बड़ा सम्मेलन करने की तैयारी में है। ब्राह्मण नेताओं से अखिलेश हाल ही मुलाकात कर चुके हैं, जितिन प्रसाद को भाजपा अपने खेमे में कर चुकी है। प्रियंका गांधी जब भी जाते हैं तो सभी के साथ साथ ब्राह्मण नेताओं से भी उनकी मुलाकात होती है। आखिर ब्राह्मण कार्ड, अभी तक अगर बात करें तो बीजेपी ने पिछले इलेक्शन में टिकट दिया और करीब 56 या 55 लोगों को, 44 लोग जीत करके आए। और लेकिन बीएसपी के खाते में ब्राह्मणों ने बहुत ज्यादा 2017 में सहयोग नहीं किया। 50 से ज्यादा प्रत्याशी उतारे लेकिन 4 जीत पाए। खैर चलिए, लेकिन अपने अपना समीकरण से सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है, लेकिन संविधान में इसको एक ये कहें कि दीमक की तरह देखा जाता है कि क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, अगर ये सब चीजें पनपती रहेंगी तो लोकतंत्र को खतरा होगा। खैर, लेकिन राजनीति में हर व्यक्ति अपने समीकरण मान के चलता है कि हमें इससे बेनिफिट मिल सकता है, हम किस तरह से कर सकते। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फिर दखल दिया कि दागी हुए बागी राजनीतिक दलों का जो देह है कि जिताऊ कैंडिडेट होना चाहिए, लेकिन संविधान की मर्यादा और जो आत्मा उसका भी ख्याल रखना चाहिए। चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त चर्चा में मौजूद है शैलेंद्र तिवारी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ मनोज यादव जी, समाजवादी पार्टी नेता जुड़े हुए हैं, और शिवानंद राय जी हमारे साथ बीजेपी नेता हैं, और हमारे साथी अरुण मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले मनोज जी आपके पास आना चाहता हूं। बीएसपी अपने अधिकृत किसी प्रवक्ता को पैनल्स पे भेजती नहीं है शायद, तो वो आज कोई है नहीं यहाँ पे। अभी अखिलेश जी ने ब्राह्मणों से मुलाकात की, कुछ नेताओं से, और 23 तारीख को मंगल पांडे जी के जन्म दिवस पर एक बड़ा सम्मेलन करने की योजना है। 22 से ज्यादा जिलों में शायद परशुराम जी की मूर्ति लगा दी गई है। तो ये चुनाव के वक्त या पहले से ही समाजवादी पार्टी पे ब्राह्मण लोग भरोसा कर सकते हैं कि हाँ, पहले जब सत्ता में थे अखिलेश तो भी कुछ करके दिखाया उनके लिए कि हाँ बिल्कुल। और मैं इस बात के कतई पक्ष में नहीं हूं कि पर्टिकुलर एक कास्ट, एक संप्रदाय, एक धर्म को लेकर के कोई भी काम करे, क्योंकि शपथ जब लेते हैं मुख्यमंत्री के हो चाहे मंत्री के, तो इन सब चीजों को साइडलाइन की जाती है। देखिए योगेंद्र जी, समाजवादी पार्टी का एक मूल सिद्धांत है, और वो सिद्धांत ये है कि जो इस देश में, प्रदेश में, और जहां हमारी विचारधारा होगी, जो शोषित है, जो प्रताड़ित है, जिसपे अत्याचार है, उसकी समाजवादी पार्टी हमेशा से लड़ाई लड़ती आई है। इसमें किसी तरीके का किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए कि समाजवादियों ने शोषण के खिलाफ इस तरह के आंदोलन नहीं किए या लड़ाइयां हक की नहीं लड़ी। अगर हम मुसलमान पे शोषण होता है उसके लिए लड़ते हैं तो हमको मुस्लिम परस्त कहा जाता है। अगर हम पिछड़ों के लिए लड़ते हैं, मंडल की रिपोर्ट लागू करते हैं, तो हमको कहा जाता है ये बैकवर्ड की राजनीति करने वाले हैं। जब हम ब्राह्मणों पे अत्याचार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में होता है और हम उसकी बात करते हैं, तो हमको कहा जाता है कि हम ब्राह्मणों को साधने की बात करते हैं। तो आरोप तो लगेंगे, क्योंकि ये काजल की कोठी है, इसमें कोई बचेगा नहीं। तो ये बात तो बीजेपी से सीखनी चाहिए। डबल इंजन की सरकार है, अब उत्तर प्रदेश में 4 इंजन की सरकार है, और स्थिति क्या है, अपना दल, पराया दल, ये दल, वो दल, सबसे मनौती की जा रही है। एक तो ऐसा दल है राजभर जी वाला कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसको फोन करते हैं और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका फोन नहीं रिसीव करते हैं। तो परिस्थितियां बीजेपी के लिए बहुत ही प्रतिकूल है। समाजवादी पार्टी वो हर व्यवस्था करेगी जो चुनाव में लड़ने के लिए किसी राजनीतिक दल को करनी चाहिए। ये बात से मैं सहमत हूं कि किसी एक जाति, किसी एक संप्रदाय अथवा किसी एक धर्म के लोगों को संतुलित करके चुनाव नहीं जीता जा सकता है, और समाजवादी पार्टी सभी को साथ लेके चलने वाली बात है। हम पे तो सबसे बड़ा आरोप कि हम यादव और मुसलमानों की पार्टी है। अब हमारे पास जाट भी है, हमारे पास आरएलडी भी है, हमारे पास गुज्जर भी है, हमारे पास ब्राह्मण भी है, हमारे पास यादव भी है, मुस्लिम भी है, बैकवर्ड भी है, और दलितों का भी एक बड़ा हिस्सा जो आदरणीय मायावती जी से ताल्लुक रखता है और जो वो खरी नहीं उतर पा रही हैं,
वो भी समाजवादी पार्टी के साथ है। तो हम उस इक्वेशन को बनाने की कोशिश योगेश जी करेंगे। मनोज जी आ रहा हूँ, वापस आऊंगा, वापस लौटूंगा आपके पास में, शिवानंद जी आपके पास आना चाहूंगा। अभी एक सवाल खड़ा किया मनोज जी ने कि बीजेपी खुद घिरी हुई है, वो कभी किसी को तोड़ने की कोशिश कर रही है, कभी किसी को तोड़ने की कोशिश कर रही है, और योगी राज में ब्राह्मण नाराज हैं। जी नमस्कार। योगी राज में ब्राह्मण नाराज नहीं है। सपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हो सकते हैं और बसपा में मायावती जी हो सकते हैं। परिवारवाद और वंशवाद से इनको फुर्सत नहीं है। और दूसरी चीज, ब्राह्मण इतने खुश हैं कि इनको उसमें बताने की जरूरत नहीं है। आज ये लोग कोरोना काल में घरों में बैठे हुए थे, उस समय न मेरा जो सवाल है सर, मैं उस पे चाह रहा हूँ शिवानंद जी, मेरा मूल जो सवाल है, देखिए समय कम है, हमें अपनी अपनी बात कहनी है, मैं मूल सवाल पे लौटना चाहूंगा। और ब्राह्मणों की जितनी चिंता भाजपा करती है, भाजपा भगवाधारियों का जितना सम्मान करती है, चाहे प्रयागराज का कुंभ हो, चाहे राम मंदिर हो, भाजपा ने जितना हिंदुत्व के लिए या सभी समुदाय का जितना चिंता किया है, उतना ये लोग नहीं किए हैं। ये लोग खाली बस अब चुनाव आ गया है, बरसाती मेढक ऐसा आ जाएंगे, फिर चुनाव खत्म होगा तो ब्राह्मणवाद खत्म, उसके बाद इन लोगों का फिर से अपना कारनामा शुरू। ये आज से थोड़ी चल रहा है ब्राह्मणवाद। तिवारी जी आपके पास आना चाहूंगा, शैलेंद्र तिवारी जी कांग्रेस नेता हैं। जितिन प्रसाद चले गए, मोहभंग हुआ, कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए। कहा यह जा रहा है कि ब्राह्मण कार्ड खेलने के लिए बीजेपी ने उन्हें शामिल किया है। कांग्रेस का एक वक्त था जब नारायण दत्त तिवारी लास्ट मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस की ओर से रहे, लंबा कार्यकाल रहा उनका। एक एक करके जो ब्राह्मण नेता है वो आपसे छिटकते चले गए। वो एक बड़ा कारण बताते हैं कि उस समय ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम ये कांग्रेस के कोर वोट थे, वो चले गए। और यही वजह रही कि कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने में लगी हुई है उत्तर प्रदेश में, जहां कांग्रेस का कभी गढ़ हुआ करता था। आपको आवाज मिल रही है? जी आ रही है सर, आ रही है, आप कंटिन्यू करिए। देखिए, कांग्रेस ने ब्राह्मणों को क्या दिया है इसका आपने खुद बता दिया क्या स्थिति रही है। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब बता रहे थे कि ब्राह्मणों के लिए बहुत कुछ किया है। एक अभी जीता जागता एक जो है खुशी दुबे का मामला आपके सामने चल रहा है, ताजा है, ऐसे तो कई हैं लेकिन एक ताजा है। इससे पहले एक लड़की का सीतापुर में हाथ काट लिया गया, उसको हमने अपने नेताओं से जो है उसको 50,000 रुपए नगद का चेक कराया, सरकार ने एक पैसे की मदद नहीं की। सरकार से हम क्या उम्मीद रखें कि सरकार कुछ कर रही है? सरकार ने पूरी तरह से ब्राह्मण राजनीति पर केवल और केवल ब्राह्मणों का दोहन किया है। किसी भी स्थिति में आप समझिए कि उन कार्य क्षेत्रों में जहां पर वास्तव में ब्राह्मणों को आगे बढ़ाने की जरूरत है, वहां पर भी इन्होंने उनके ऊपर उनकी जो है कार्यशैली पर उनके कार्यों का हनन किया है। ये जो दिखावा है, ढोंग है, कोरोना का नाम लिया, कोरोना के संकट में तो उन्होंने भी बोला कि जो है कोई भी एक भी मृत्यु ऑक्सीजन पे की कमी के कारण नहीं हुई है। हिंदुस्तान गवाह है इस बात का। मतलब इतना ज्यादा जो है झूठ, बड़ा झूठ बोलने वाला देश ने कभी इतना बड़ा मतलब प्रधानमंत्री नहीं देखा, जो इस तरीके से सरेआम सफेद झूठ बोल करके बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में कोई भी मौत बिना ऑक्सीजन को तो ऑक्सीजन के कारण नहीं हुई, आप सबके सामने है। और जहां तक आपने बताया कि ब्राह्मणों की स्थिति, ब्राह्मण का देखिए, परिवार से नाराज होने के बाद आदमी परिवार में ही रहता है, परिवार के इर्द गिर्द नहीं जाता है। और ब्राह्मणों ने सपा की सरकार बनवाई, ब्राह्मणों ने भाजपा की सरकार बनवाई, ब्राह्मणों ने बसपा की सरकार बनवाई। इससे पहले बसपा ने पूरी तरह से जो है उनका इस्तेमाल किया, उससे पहले भाजपा ने इस्तेमाल किया, आज फिर भाजपा इस्तेमाल कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ उन्हें एक मतदाता के रूप में लेती है, इसके अलावा कहीं भी गंभीरता से नहीं लेती। वैसे शैलेंद्र जी, आपको लगता नहीं है कि भारत लोकतांत्रिक देश है और हर मतदाता को मतदाता की तरह से ही देखा जाना चाहिए? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं कहता हूँ कि आप ऐसे लोकतंत्र की संरचना तैयार कीजिए, ऐसे लोकतंत्र की संरचना कीजिए जहां पर जातिगत चीजें आए ना। लेकिन आज की तारीख में योगेश जी कहीं छुपा नहीं है, जाति के आधार पर ही काम हो रहे हैं। हम आपस में मनोज यादव जी बैठे हुए हैं, उधर आप बैठे हैं।
शैलेंद्र जी मैं वापस लौटूंगा, अरुण मिश्रा जी का रुख करना चाहूंगा, हमारे साथ अरुण जी जुड़े हुए। अरुण जी आपके पास आना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे दूसरे दल हो, देखिए कास्टिज्म हम लोग कभी अप्रिशिएट नहीं करते हैं, कुछ जातिवाद की राजनीति करे, लेकिन राजनीति में है तो सारे पत्ते खोलने पड़ते हैं, सारे कार्ड भी खेलने पड़ते हैं, ये माना जाता है। हम इसे चाहे कितना ही ये कहें कि विकास में अवरोधक है, लोकतंत्र के लिए खतरा है, लेकिन ये तमाम जो चीजें हैं ये साइडलाइन कर दी जाती हैं और वास्तव में जातिगत राजनीति आती है। उसे सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से देखा जाता है कि तो सब एक जो तबका है उसको सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से देख रहे हैं। हम लोग भी उसे उसी तरह से लिखते हैं कि समाचार पत्रों में यही आएगा, सोशल इंजीनियरिंग। पिछली बार जैसे गैर जाटव उनको और गैर यादव ओबीसी में, एससी और ओबीसी के इन दोनों जातियों के अलावा बीजेपी ने टिकट दिए, उन्हें एक सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया गया। उसी तरह से हर पार्टी अपनी ओर से कोशिश करती है कि किस जाति के किन लोगों को जो वंचित हैं उन्हें लेके आ सकते हैं। उसकी दो बातें भी कहूंगा। एक, उसका पॉजिटिव पहलू ये भी हो सकता है कि क्या वो तबका अब तक अपना प्रतिनिधित्व तो नहीं कर पाया उस प्रदेश से, उस क्षेत्र से, तो उन्हें उनके उत्थान की बात भी कही जा सकती है कि अपनी बात कहें, लेकिन वास्तव में वो बात अपनी फ्लोर पे जाकर के रखें। उस समय आला कमान की आंखों से नहीं डरें, अपनी बात कहने का हक है उन्हें और जरूर कहें। मनोज जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। अरुण जी हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है उनके पास। आपने एक सवाल खड़ा किया कि ब्राह्मण नाराज हैं बीजेपी से इस वक्त और बीजेपी उन्हें रूठों को मनाने की पूरी कोशिश कर रही है। ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी से ब्राह्मण नाराज हो रखे हैं? देखिए, नाराज सिर्फ ब्राह्मण नहीं है, नाराज योगेश जी उत्तर प्रदेश की आम जनता है, वो सभी लोग हैं। क्योंकि बीजेपी को एक बड़ा बहुमत मिला और मेरे ख्याल से 3-4 दशकों में शायद ही इतना बड़ा बहुमत किसी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया हो। लेकिन रिवर्ड में क्या दिया बीजेपी ने? लोगों पे अत्याचार हुआ। एक दौर ऐसा था, 90 का दशक ऐसा था जब मैं राजनीति को कम समझता था, शैलेंद्र जी भी शायद इतना ना समझते हो, अगड़ा बनाम पिछड़ा चलता था उत्तर प्रदेश में। वो दौर खत्म हुआ। लेकिन समाजवादी पार्टी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के हाथों में आई, वो मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने एक नया माइंडसेट उत्तर प्रदेश के लोगों को बीच में ले जाने की कोशिश की। वो था माइंडसेट डेवलपमेंट का। देखिए, विपक्ष की तरफ से हम पे, सरकार पे आरोप लगते थे कि मुसलमान परस्त हैं, कोई यादव परस्त बताता था। वो आरोप प्रत्यारोप राजनीति हो सकती है, आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, हम भी आरोप लगाएंगे मौजूदा सरकार पे। लेकिन अखिलेश यादव जी ने डेवलपमेंट की राजनीति की और उस डेवलपमेंट की राजनीति को आगे ले जाने की कोशिश की। लेकिन हम उत्तर प्रदेश में बुरी तरीके से फेल हुए। ऐसा नहीं कि हमने काम नहीं किया, हमने कोई रावण का पुतला खड़ा कर दिया था जो लोगों को दिख नहीं रहा था या जल गया था। हमने एक बड़ा आइडियल काम किया उत्तर प्रदेश की अपने शासनकाल के दौरान। लेकिन क्या हुआ? शमशान कब्रिस्तान हुआ, हिंदू मुसलमान हुआ, यादव बनाम अदर बैकवर्ड हुआ, मायावती की सरकार थी तो जाटव बनाम अदर दलित हुआ, और मुसलमान एक राजनीति का केंद्र बिंदु लगातार उत्तर प्रदेश में बना रहता है। तो अब उस बात से सबक लेके समाजवादी पार्टी हर उस मुद्दे को प्रासंगिक रखेगी, वो फिर ब्राह्मण कार्ड हो, दलित कार्ड हो, पिछड़ा कार्ड हो या कोई और हो। लेकिन एक जिम्मेदारी जो जनता पार्टियां नहीं कर रही हैं, देश में ऐसा ही चलता है। मैं वापस एक बार तिवारी जी आपके पास आना चाहूंगा। तिवारी जी सुन पा रहे हैं मुझे? माफ करिएगा राय साहब, शिवानंद राय जी के पास आऊंगा। शैलेंद्र जी फिर आऊंगा आपके पास में। मैं शिवानंद जी आपके पास आना चाहूंगा मैं कि केवल सरकार बनाने और वोट बटोरने का काम रह गया है बीजेपी का, गुमराह करके राजनीति करती है, यह आरोप लगा रहे हैं अभी मनोज यादव जी। मूल जो स्थितियां उससे दूर है बीजेपी। ऐसा है कि ये लोग वही ट्रम्प कार्ड खेले हैं जातिगत वाला, और आज ये इनके सामने बस वही दिख रहा है। विकास की जितनी योजनाएं जाती हैं वो किसी बिरादरी या किसी जात पे नहीं जाती हैं, किसी समुदाय के लोगों जो जिनको जाती हैं
लाभ मिलता है वो हर समुदाय के लोगों को मिलता है, केवल ब्राह्मण या भूमिहार या अदर योगेश जी, कास्ट आप को इनसे लिखा पूछिए, थोड़ी है। कोई एक योजना बता दें जो जनहित में आज आप तक से सुनिए, आप लगातार चल रही हो। मैं बोल शिवानंद देता जी, हूँ, आप शिवानंद बोलिएगा, हम जी, आपका शिवानंद जवाब जी। देंगे। शिवानंद जी, चलिए, जी। शैलेंद्र जी का एक सवाल आ रहा है बीच में। जी तिवारी जी। देखिए योगेश जी, इनसे हमारे जो साथी हैं शिवानंद जी, इनसे पूछिए कि उत्तर प्रदेश की एक योजना बता दें जो निरंतर लगातार चल रही हो और जनता में कामयाब हो। और योगी जी ने कहा था कि 5 रुपए की थाली देंगे। मैं तो पूछ रहा हूँ, आज ये चौथा बजट भी निकल गया है, आप बता दें कि 5 रुपए वाली थाली अभी भी खाली। मतलब आपने अपने मुंह से जो बात कही, जो अपना खुद का घोषणा किया, उसकी क्या स्थिति है? मतलब कुल मिला के आप अपने कमिटमेंट पे खड़े नहीं है। चलिए, जवाब मान दिलवा के रहा हूं, योगी हैं। जवाब दिलवा रहा हूँ शिवानंद जी, जवाब दीजिए। आपको शायद ये जानकारी होनी चाहिए कि जो गरीबों को अनाज वितरण का कार्यक्रम नवंबर तक जो फ्री चल रहा है, ये तो गवर्नमेंट ये दे रही गरीबों है। को फिर वितरण, सुनिए, शिवानंद जी, ये आपको गरीबों जवाब का देते हैं। वितरण, ये भोजन के अधिकार का कानून बनाया गया है, उसके तहत मिल रहा है। बात हम क्या कर रहे हैं, जो कानून बनाया गया है जनता के लिए ही बनाया गया है ना। और जो अब आप तो वो बता रहे हैं कानून तो पोषण 2013 योजना चलती है, 2012 में बन चुका वो था, 13 में लागू हो आप चुका था। सुनिए, आपको जितनी भी, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार योगी की जो भी सरकार योजना ने जाती खाद्य है। सामग्री में क्या किया है, बताएं। अरे उत्तर प्रदेश बात की योगी सुनिए सरकार सर, ने खाद्य के लिए क्या किया योगी है? सरकार जो की है उसका आप योगी सरकार ने जितना काम किया है उतना आप 20 साल में योगी भी नहीं कर सरकार ने पाएंगे। राजनीतिक मित्रों को बुला के उनकी हत्या की है। सर योगी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ अभी राजनीतिक आप नेताओं लोग को सुनिए, अपराधी बना ये करके उनकी देखिए, हत्याएं गुजरात कराई में हैं। चुनाव शिवानंद जी, लड़ना आपका काम शिवानंद जी, है, उनका सीधा भाजपा का सवाल काम है। नहीं है। शिवानंद जी, उनका सीधा सवाल है कि जो जी, थाली जी। जिसकी घोषणा की गई थी वो अभी खाली है, इनका साफ आरोप है। योजना के लिए कह रहे हैं कि कोई ऐसी योजना बता दीजिए जो धरातल पे उतरी हुई हो और जिसको लेकर के कहा जा सके कि हाँ, जनता उसे अप्रिशिएट तो करे। योगी सीधा जी की सवाल है योजना आपका। अच्छा ये बताइए, जी 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 एक योजना नहीं, हम इनको कई योजना बता देते हैं। एक जी। तो एक योजना बताइए योगी जी की। लंबा हो अन्न जाएगा, कभी हम वितरण बात करेंगे फिर मैनिफेस्टो पे। अभी तो जो आपका सवाल है, मैं थाली वाली भोजन का अधिकार जो दिया गया उसकी मैं बात करना चाहूंगा। जी जी जी। थाली का जो भोजन की बात कर रहे हैं, गरीबों को जो अनाज वितरण का काम चल रहा है नवंबर तक, ये खाने की ही बात है ना, और क्या बात है? नहीं नहीं नहीं, ये सर, वो लेकिन आपने जो दूसरा भी 5 है। रुपए के थाली का जो जिक्र किया, 5 रुपए में थाली दी जाएगी, बजट अनाउंसमेंट भी है, योगी जी की कई सार्वजनिक सभाओं का अनाउंसमेंट में, वो उस सवाल का जवाब चाह रहे हैं कि अभी क्या स्थिति है। लखनऊ में खाना मिल रहा है, इलाहाबाद में मिल रहा है, वाराणसी में मिल रहा है, कहीं मिल रहा है। शिवानंद जी, एक रसोई चलाई जा रही थी, वो रसोई तो चला नहीं पाए, चंदा से जो चल रही थी उसमें भी घोटाला है। अभी हर आप जगह भ्रष्टाचार, सुनिए, अत्याचार, आप दुराचार, घोटाला किए, अनाचार, आप लोग खाली व्यभिचार, चलिए, घोटाला जवाब सुनिए तिवारी साहब, जवाब सुनिए। जी जी बात शिवानंद जी, सुनिए, बात आप जल्दी करिए। आप लोग घोटाला किए, आप लोग खाली घोटाला दिखता है। इस लॉकडाउन में इतनी रसोइयां चली हैं काशी में या प्रदेश में हर जगह, कि आप उसको रिकॉर्ड अगर आपको चाहिए तो मैं आपको भेज दूं। जितनी रसोइयां निःशुल्क चली, आप 5 रुपए की बात करते हैं, निःशुल्क भोजन वितरण हुआ, निःशुल्क वितरण हुआ है चलिए, प्रतिदिन। इसमें मनोज यादव जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी शिवानंद जी, मनोज जी कुछ पूछ रहे। जी जी, शैलेंद्र जी आ रहा हूँ, शैलेंद्र जी आ रहा हूँ, शैलेंद्र जी। बात घुमाने की कला सपा बसपा की है। 19 में सब लोग एक साथ लड़े, हार गए, फिर 22 में और 10-20 लोगों को जोड़ के लेके फिर हारेंगे। एक बार में आप जवाब एक सवाल है, एक शिवानंद जी, मनोज जी यादव जी, एक सवाल है उनका एक। जी मनोज जी। देखिए योगेन जी, किसी भी चुनी हुई सरकार की जवाबदेही जनता तय करती है। आप अपनी अकाउंट आप नहीं सकते हैं। क्या जनता जो पूछ रही है, विपक्ष जो सरकार से पूछ रहा है, उसका जवाब आप देंगे? 4 इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में मौजूदा परिप्रेक्ष्य में। सेंट्रल गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश की सरकार, इसके बाद जितने मेयर हैं वो बीजेपी के, यहाँ अधिकांश नहीं, लगभग 99%, और अब जिला पंचायत अध्यक्ष, जिनके पास बड़ा फंड होता है उत्तर प्रदेश को डेवलप करने के लिए। चारों स्टेप आपके पास हैं। क्या आज की डेट में बीजेपी की सरकार 5 बड़े काम इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे बता सकती है तो उत्तर प्रदेश में चल रहे हो? लेकिन इसमें कंडीशन ये है योगेश जी कि वो काम समाजवादी सरकार के मूल
जो हमारे संकल्प पत्र थे, हमारे मैनिफेस्टो थे, उसके अलावा हो। वो पूर्वांचल एक्सप्रेस में मत गुनाना, वो हमारा था, हमारी सोच थी और हमने जमीन अधिग्रहण लिया था, हमारा पूरी रूपरेखा थी, उसको तो आप पूरा कर रहे हैं। पूरे कोई काम 5 ऐसे यूपी बता में दे रोड, जो उत्तर प्रदेश में बात समाजवादी सुनिए, हम बता रहे हैं, आप सुनिए तो। बताइए बताइए। सपा बसपा के जमाने में 8 घंटा 10 घंटा लाइट मिलती थी, आज पर्याप्त बिजली मिल रही है। और रोड अच्छा, की जो आप बात करते हैं, आज के तारीख में हर जगह ये रिंग रोड से इंफ्रास्ट्रक्चर लेके का काम हाईवे नहीं है। बन रहे हैं। और जितना रोड बीजेपी की कहाँ का रोड गवर्नमेंट ने बन रहा है, बनाया नाम आने बताइए, वाले नाम बताइए रोड का नाम जी, बताइए, कौन सी रोड बन रही है? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो आप बता रहे ये हैं वो कौन देख बनाया है? लीजिए। फिर वो कौन बनाया है? तो समाजवादियों की योगी जी सोच बना है। रहे हैं। योगी जी कहाँ खाली बना रहे हैं? वो तो हमने सुनिए, सारा खाली काम किया है। योजना बनाने से नहीं होता है, मैंने योजना जमीन जमीन ली पे है। उतारना पड़ता है। 2015 के बजट से हमने पैसा लगातार उस पे लगाया है। बजट नहीं झूठ बोल सकता है आप उत्तर प्रदेश का। आप कितना सरकारी बजट पैसा नहीं झूठ लगाए हैं, बोलेगा। जनता 22 आप में बताओ, आपको अगली दिखाएगी। अगली योजना बताओ, समय ना वेस्ट करो, अगली योजना बताओ। और काम पांच अभी पांच वाले हम तो काम है, आपको बता ही रहे हैं, कौन सा जितने काम? भी रिंग रोड हाईवे बन रहे हैं सब इसको बीजेपी समाजवादियों गवर्नमेंट ने में किया बन उत्तर रहे हैं प्रदेश अभी में। डबल रोड करने का काम जी। समाजवादी सरकार में हुआ। 60 जिलों में हमने काम किया, आगे बताओ। समाजवादी सरकार में जो काम हुआ, क्या उसी पे रुका ढपली ले थोड़ी लो, है। ढपली, ऐसे ढपली बात बजाया सुनिए, करो बैठ के। वास्तविकता You have में no आप any रहिए, answer। जो काम चल रहा ढपली है ना, बजाओ, ढपली। आपकी सपा आप भी सरकार बजाओ, 20 आरएसएस साल में वाले नहीं भी कर बजाएं। पाएगी You have जितना no योगी work। जी और माननीय आपके मोदी जी पास ने कोई किया काम है। नहीं है उत्तर प्रदेश आप में। उतना दूर मत जाइए, आप काशी कौन में सा आकर के काम? देख लीजिए, कौन सा पहले काम? काशी में क्या था, अब काम बताओ। काशी में क्या है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, काशी को डेवलप करना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, जनहित सुनिए, का काम है। कितने सुनिए जनहित के सुनिए, काम किए? बात सुनिए, राम बात मंदिर का सुनते हैं, मुद्दा आया था, लगातार वीडियो आपको बनाते मालूम क्या बनाते होता। योगेश जी, राम काशी एक को राम फोटो मंदिर का बनाते जिक्र किया बनाते अभी, इन्होंने शिवानंद कीचड़ जी, बना राम दिया। मंदिर का जिक्र किया अभी, राम मंदिर का जिक्र किया अभी आपने कि राम मंदिर। जी ओके जी योगेश जी, काशी को क्यूटो बनाते बनाते इन्होंने कीचड़ बना दिया। अरे काशी आके को देखिए, आप काशी काशी इतना काशी को विकास फोटो आपने बताइए, कैसे समय बनाते देख, समय बनाते कम है, आप समय इन्होंने खाली सर समय क्यूटो कम बना है, एक लेकिन दिया दिन है। अरुण मिश्रा जी क्यूटो ने मेरा देख रहे सवाल हैं, वास्तविकता में आइए बीजेपी के बनारस तो आपको क्यूटो शिवानंद जी, दिखेगा। शिवानंद जी, जी शिवानंद जी, अरुण जी मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए, मेरा एक सवाल उनसे होगा। अरुण जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी मैं सुन पा रहा हूँ योगेन जी, बोलिए। जी, आपकी आवाज आने दीजिए, आप कंटिन्यू करें, अगर वीडियो नहीं आ रहा है तो भी आप बोलते रहिएगा। सवाल यह है कि हमारी जो डिबेट चली है अभी, उसमें मनोज जी का साफ आरोप है कि केवल ब्राह्मणों की बात नहीं है, बीजेपी से तमाम जो जातियां हैं वो त्रस्त हैं, क्योंकि जो वादे किए पूरे नहीं हो पाए। यहाँ ब्राह्मणों की बात कर रहा हूं मैं कि लगभग 12% ब्राह्मण है, हर राजनीतिक दल उन्हें लुभाने की कोशिश कर रहा है। नाराजगी है नहीं है, ये अभी हम कह सकते हैं कुछ? देखिए योगेन जी, सबसे बड़ी बात जो है कि पूर्व में भी हम लोग जब चर्चा में थे, कई विषय आते थे तो ये होता था कि विकास के मुद्दे। तो विकास का जहां तक सवाल है तो उसके विषय पर तो भारतीय जनता पार्टी से भी जो जुड़े प्रवक्ता होंगे वो बताएंगे। उसके अलावा सरकार की तरफ से जो जितनी भी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाती है पब्लिक फोरम पर, वो उस विस्तृत विवरण के लिए। जहां तक चुनाव का सवाल है तो 2022 का जो चुनाव है वो कभी भी कोई भी राजनीतिक दल जो अपना आधार बनाता है उत्तर प्रदेश में, विगत अगर 3 दशकों की राजनीति पर अगर हम नजर डालें तो हम ये पाएंगे कि जो राजनीतिक आधार होता है चुनाव का, वो जातिगत समीकरण उनका बेस होता है। शुरुआत वहीं से वो कोई राजनीतिक दल हो। अगर आप समाजवादी की तरफ नजर डालेंगे तो उनका एक एमआई समीकरण चलता था, जी चलता है और आज भी कायम है वो उनका, वो उसकी कोशिश में रहते हैं। बसपा का दलितों के साथ ब्राह्मण का एक चलता जाएगा, ब्राह्मण संघ बजाएगा, एक अभियान चलाया बीएसपी ने। और उस समय की जो स्थितियां थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक कभी ब्राह्मण बना ही नहीं रहा जो शुरुआती दौर से। लेकिन परशुराम जयंती के को एक तरीके से प्राथमिकता देकर के उसने भी एक प्रयास किया ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए। और इस तरीके के नारे जो पहले तिलक तराजू तलवार था उसको बदल करके कि हाथी बढ़ता जाएगा, ब्राह्मण संघ हो जाएगा, ये शुरुआत की सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मण नेता के रूप में उनको स्थापित करने का प्रयास करते हुए बसपा ने उनको आगे करते हुए ये चीज कोशिश की। तो एक बार उसे कामयाबी मिली नहीं। वर्तमान जो समीकरण की जो अगर स्थिति को हम देखें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीच का जो अभी विगत समय कुछ बीता है, और खास करके जो आपराधिक छवि के या माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर के आया था एक प्रकरण, जिसको लेकर के स्वयं बीजेपी की तरफ से ये बात उठी थी, और उसके बाद विपक्षियों को एक मौका मिला था, तो उन्होंने ब्राह्मण को लेकर के कि साहब ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है या ब्राह्मणों का उतना प्रश्रय या महत्व नहीं दिया जा रहा है,
लेकिन देखने की बात ये भी होगी कि जो सरकार या कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वो बसपा हो या सपा हो, अपने सरकार के समय में ब्राह्मणों को कितना वो किस कुर्सी में बैठाती है, चाहे वो राजनीतिक पार्टी के जी। अपने पार्टी के अरुण जी मैं रोकना चाहूंगा, अरुण जी हाँ, मैं दिखा- रोकना चाहूंगा, अरुण जी मैं रोकना चाहूंगा, अभी समय का अभाव है। तो चलिए, उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव कह सकते हैं, और ये कहा जाता है कि दिल्ली की सीढ़ियां उत्तर प्रदेश से होकर के ही निकलती हैं। वहां कब्जा जिस सरकार का होता है, काफी कुछ आधार वहां से बनता है, क्योंकि सबसे ज्यादा 80 सीटें लोकसभा में वहीं से आती हैं। तो हर राजनीतिक दल की एक चॉइस होती है कि उत्तर प्रदेश पे कब्जा करना है, यानी कि जीतना है। तो चलिए, काफी वक्त है अभी तो। खैर, हर राजनीतिक दल की अपनी तैयारियां हैं। कभी आज को ब्राह्मण को लुभाने की कोशिश कर रहा है, कल दलित को, उसके बाद ओबीसी को। अलग अलग तरह के अलग अलग जो कहें कि टारगेट पॉइंट्स हैं, उन पे हर कोई फोकस करना चाहता है। लेकिन बस यही होना चाहिए कि मतदाता को इस बात का एहसास होना चाहिए कि डेवलपमेंट उनका मेन एजेंडा होना चाहिए, और ये ध्यान हो कि हमारे प्रदेश का विकास कौन कर सकता है, प्रदेश को खुशहाल कौन बना सकता है, उस ओर ध्यान देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।